हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशेंदु है एंड वेलकम टू सिंपली क्रैक। दोस्तों, बुक्स एंड ऑथर्स में आज हम लोग पार्ट 5 देखेंगे। पार्ट 5 में हमने जितने भी फेमस हिस्टोरिकल बुक्स हैं और उनके ऑथर्स हैं, उसका संकलन किया है, मतलब उसका कंपाइलेशन किया है। दोस्तों, हिस्टोरिकल बुक्स को पढ़ने के लिए इसको 3 भाग में डिवाइडेड है ये। एक तो हो गया एंशिएंट, जो सबसे पुराना है, उसके बाद मेडाइवल और फिर लास्ट में हम लोग मॉडर्न इंडिया के बुक्स को एक-एक करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री में शुरुआत करेंगे पाणिनि से। पाणिनि से आपका सीधा सवाल ये बनेगा, जो अष्टध्यायी किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। एक तो सवाल ये बन जाएगा और दूसरा सवाल ये बनेगा, जो ये अष्टध्यायी किस चीज़ की किताब है या फिर पाणिनि किस चीज़ के मतलब स्पेशलिस्ट थे? तो ग्रामर के थे। एक तो व्याकरण के थे, ग्रामर के थे और एक थे लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर के, जो भाषाई ज्ञान होती है ना उसके। लेकिन बेसिकली सवाल आपको ग्रामर से ही आते हैं, तो ये आपको दिमाग में रखना है। अष्टध्यायी, ग्रामर, पाणिनि, बस 3 कीवर्ड आप याद रखो, काम खत्म। सिमिलरली अभी आप जो यहाँ पे और भी किताब देखोगे, ये बेसिकली डिफरेंट फील्ड्स में लिखी गई हैं। जैसे महर्षि चरक जो है, उन्होंने लिखी है चरक संहिता। संहिता का मतलब होता है कंपाइलेशन, है ना? अब किस चीज पे है ये? तो बेसिकली ये है आयुर्वेदा पे। सवाल इसी तरीके से आएंगे, जिसमें मेडिकल नॉलेज हो गया, ट्रीटमेंट और जो मेडिकल से रिलेटेड फिलोसफीज हैं, उनका यहाँ पे जिक्र देखने को मिलता है। शूद्रक जी की बात कर लेते हैं, तो इन्होंने किताब लिखी थी मृच्छ कटिकम। ठीक है दोस्तों, बेसिकली एक ये ड्रामा है, ड्रामा या फिर इसको प्ले कह लो। ये है क्या? तो एक कहानी है। 2-3 कहानियाँ इतिहास में बहुत ही फेमस है, उसमें से शूद्रक जी की मृच्छकटिकम भी है एक। इसमें एक कोटेशन रहती है, जैसे अगर आपने ये भूल भुलैया मूवी देखी होगी, तो मंजोलिका भी तो कोटेशन रहती है ना, और उसको एक गरीब ब्राह्मण से प्यार हो जाता है, ठीक है? तो बेसिकली इस कहानी में यही सारी चीज़ें दिखाई गई हैं और थोड़ा-सा इसमें जो घर गृहस्थी के जो इश्यूज़ होते हैं ना, उसको इसमें हाइलाइट किया गया था, ठीक है? कौटिल्य, चाणक्य, इनको कौन नहीं जानता, ये बड़े फेमस हैं। उन्होंने किताब लिखी थी अर्थशास्त्र। बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर बहुत आसान सवाल पूछ दिया तो ये पूछ देगा अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है ना? लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना, जो ये सवाल आपको इस तरीके से पूछा जाएगा, जो अर्थशास्त्र बेसिकली किस चीज़ की किताब है? तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, जो ये किताब स्टेट क्राफ्ट के लिए है, इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए है और मिलिट्री स्ट्रेटजी, इन तीनों का कंपाइलेशन है अर्थशास्त्र। सिर्फ आप स्टेट इकोनॉमिक इश्यूज को आप यहाँ पे नहीं कह सकते, इकोनॉमिक पॉलिसीज को यहाँ पे सिर्फ अकेले नहीं कह सकते। ये बेसिकली एक राजा को किस तरीके से राज करना चाहिए, ठीक है, ये सारे रूल्स इसमें मेंशन्ड है। पतंजलि महाभाष्य, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों कभी-कभी क्या होता है ना, जब एक किताब लिख दी जाती है, उसके बाद उसपे कमेंट्रीज़ लिखे जाते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था नाट्यशास्त्र, भरत मुनि जी के द्वारा लिखा गया था, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा सवाल आते हैं। फिर नाट्यशास्त्र के ऊपर में भी और भी कमेंट्रीज़ लिखी गई थी, है ना? तो ये बेसिकली पतंजलि का जो महाभाष्य है, ये यहाँ से आ रहा है दोस्तों, ठीक है? क्या है ये? तो अष्टाध्यायी जो ग्रामर का बुक लिखा गया था पाणिनि के द्वारा, इसी पे बेसिकली ये कमेंट्री है, पतंजलि महाभाष्य। अक्सर लोग इसको बाबा रामदेव से रिलेट करके योग से समझ लेते हैं। नहीं दोस्तों, ये नहीं समझना है आपको, ठीक है? जैसा कि हमने भरत मुनि की चर्चा की और यहाँ पे आपको नाट्यशास्त्र देखने को मिल गया। दोस्तों, हमने जब क्लासिकल डांसेस पढ़े थे, तो वहाँ पे इन इन इस किताब का ज़िक्र था, ताकि आपने देखा था जो किस तरीके से जो हमारे यहाँ क्लासिकल डांस का वर्णन जो है, शुरुआती दौर में नाट्यशास्त्र में ही देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा है, जो ये सिर्फ़ क्लासिकल डांस का ही संकलन नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें ड्रामा हो गया, थिएटर हो गया और बेसिकली परफॉर्मिंग आर्ट्स का कलेक्शन है, ठीक है? ओल्डेस्ट रेफरेंस हम लोग यहीं से निकालते हैं। फिर हर्षवर्धन की किताब लिखी गई है नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है दोस्तों? अब एक-एक करके समझते हैं ये क्या है तीनों किताब। सबसे पहली बात आप ये समझो, तीनों के तीनों ड्रामा हैं, जो कि हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई थी। सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं रत्नावली पे, किनके द्वारा लिखा गया है? तो हर्षवर्धन। बेसिकली तीनों ड्रामा ही हैं, जिसमें आप समझ जाओ नागनंदा में तो सेल्फ सैक्रिफाइस को दिखाया गया। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको बस यहाँ पे नाम बस पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा सवाल नहीं आते। वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया था कामसूत्र, ठीक है? जिसमें बेसिकली सेक्सुअल बिहेवियर, लव और रिलेशनशिप के बारे में चर्चा की गई है। हरिसेना की जो किताब है, ये है बृहत कठकोश, ये आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली कलेक्शन है।
छोटी-छोटी स्टोरीज़ का, लेकिन सारे लिटरेचर को बढ़ावा देते हैं। ठीक है दोस्तों? बस नाम पता होना चाहिए आपको, बस काफ़ी है। फिर बाण भट्ट की जो किताब लिखी गई है कादम्बरी, इससे सवाल आते हैं, और हर्षचरित्र, दोनों पे सवाल आते हैं। ठीक है? अक्सर हर्षचरित्र को लोग हर्षवर्धन से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों कादम्बरी तो लव स्टोरी पे बेस्ड है। हर्षचरित्र समझो ये क्या है दोस्तों, क्योंकि इससे सवाल आता है। आपको पता होगा हर्षवर्धन एम्परर जो हुआ करते थे, उनके ऊपर में ये किताब लिखी गई थी। उनके लाइफ को और अचीवमेंट को अच्छे से दिखाया गया है। बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। सवालों में बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर कल्हान की किताब है राज तरंगिणी। राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? तो कल्हान के द्वारा। ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों ये है क्या, देखो कल्हान थे आपको एक ब्राह्मण, कहाँ के? तो कश्मीर के। और इन्होंने एक कलेक्शन बनाया था, जो कश्मीर पे रूल करने वाले जितने भी राजा हैं ना, राजतरंगिणी का मतलब ये होता है, जो राजाओं की नदी, ठीक है? मतलब जितने राजा कश्मीर पे रूल किए, उनका कैसा रहा रूलिंग, इसका बेसिकली ज़िक्र है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कश्मीर भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है? राजतरंगिणी से रिलेटेड। तो के फॉर कल्हान, के फॉर कश्मीर, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, और राजतरंगिणी, जो हमने आपको बता दिया। दोस्तों जयदेव की एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम है गीत गोविंदा। अब आपको जो ईस्टर्न इंडिया है, वहाँ पे जो भी फ़ोक डांस हैं, प्लस वहाँ पे जो भी क्लासिकल डांस हैं, वहाँ पे राधा कृष्ण का जो इन्फ्लुएंस है, वो जयदेव से के इस किताब से ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है? तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये सवाल बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मणिपुरी ले लो, है ना? यहाँ भी आपको जयदेव के राधा कृष्णा का जो लव स्टोरी है, वो गीत गोविंदा से दिख जाएगा आपको। फिर चंद्र बरदाई की बात कर लेते हैं, तो इन्होंने किताब लिखी थी पृथ्वीराज रासो। बेसिकली वहाँ पहले क्या होते थे ना, जो राजा-महाराजा के जो कवि हुआ करते थे, वो अपने राजा-महाराजा की बड़ाई को, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बलाड कहते हैं ना, वो गाते थे, है ना? तो बेसिकली पृथ्वीराज रासो भी ये इसी चीज़ का है, जिसमें है क्या ना, जो राजपूत किंग जो थे हमारे पृथ्वीराज चौहान जी, इनकी हीरोइक जो काम है, जो तारीफ़ है, इसमें बेसिकली कलेक्शन है इसमें, ठीक है? इन पे एक मूवी भी बनी हुई है। अभी हाल ही में अक्षय कुमार की मूवी बनी थी ना पृथ्वीराज से। फिर कालिदास की बात कर लेते हैं। इन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं जो आपको समझना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कालिदास बड़े ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। सबसे पहले अभिज्ञानम शकुंतलम, है ना? ये बेसिकली शकुंतला जो कैरेक्टर है ना, दुष्यंत और शकुंतला की जो लव स्टोरी है, उसको यहाँ पे दिखाया गया है। भरत, आपने कहानी सुनी होगी ना, भरत जो दांत गिनता है, और हमारा देश का नाम भारत भी वहीं से पड़ा ना, तो इन सब चीजों से आप इसको याद कर सकते हैं। फिर दूसरा है कुमार संभव। ये क्या है? तो बेसिकली पोएम का कलेक्शन है, जिसमें कार्तिक जो हुआ करते थे, कार्तिक भगवान शिव और पार्वती के बेटे हुआ करते थे। तो उनकी जन्म को ना यहाँ पे कुमार संभव में एक्सप्लेन किया गया है। ये मैं आपको बस बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एक कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो, क्योंकि कितना नाम रटोगे, अदरवाइज नाम ही पूछेगा, कुमार संभव इज रिटन बाय कालिदास, के और के, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है? और जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पूछेगा वो मैं आपको ऑलरेडी बताता हुआ चलूंगा। फिर एक और किताब है विक्रम मोर भविष्यम। फिर ऋतु संहारा, मेघदूतम, इससे सवाल बनते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों ऋतु संहारा जो है, जैसा कि आपको लग गया होगा नाम से, ये इसमें ऋतुओं का वर्णन है। जितने भी ऋतु हमारे सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होते हैं ना, 6 सीजन्स का बेसिकली जिक्र है इसमें ऋतु संहारा में। और मेघदूत की बात कर लेते हैं। ये क्या है? बेसिकली ये लव स्टोरी है। मेघदूत का मतलब ये हुआ, जब मेघ जो है, बादल जो है ना, वो दूत का काम करते हैं। तो एक यक्ष होता है, कैरेक्टर होता है, वो अपने प्यार का पैगाम बादलों से भेजता है अपनी प्रेमिका के पास। ठीक है? तो यही है बेसिकली मेघदूतम। ठीक है? अब ये जो किताब देख रहे हो, मालविकाग्निमित्रा, इससे सवाल बहुत ही ज़्यादा आते हैं, और ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है? तो एक राजा हुआ करते थे अग्निमित्र, अग्निमित्र, और एक महिला हुआ करती थी, उनका नाम था मालविका। उन्हीं की ये प्रेम कहानी है। ठीक है? और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल आते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये बेसिकली कालिदास के द्वारा लिखी गई है। और फिर लास्ट में रघुवंश, जिसको रघुवंशम भी कहीं-कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिकली ये एक तरीके का पोएम का कलेक्शन है। रघु डायनेस्टी के जो राजा हुआ करते थे, और उनके और भी जो किंग थे, उनका ये बेसिकली ये कलेक्शन है। ठीक है? तो इम्पोर्टेंट इसमें कौन-कौन सा है कालिदास का, वो समझ जाओ। सबसे इम्पोर्टेंट अभिज्ञानम शकुंतलम, जिससे सवाल आते हैं। कुमार संभव से भी सवाल आते हैं।
फिर मेघदूत से भी सवाल आते हैं, मालविका अग्निमित्रा से भी सवाल आते हैं और रघुवंशम। 5 आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है? और अब है क्या, विशाख दत्तक के द्वारा लिखी गई किताब है, उसका नाम है मुद्रक राक्षस। ठीक है? और देवी चंद्रगुप्तम। अब मुद्रक राक्षस का जिक्र कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको पता होगा इतिहास तो अच्छी बात है, वैसे बता दें दोनों प्ले है, दोनों ड्रामा है, ठीक है? और मुद्रक राक्षस क्या है ना, जो बेसिकली कौन थे वो? कौटिल्य? हाँ, जो कौटिल्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाते हैं। तो क्या रोल होता है, एज़ अ किंग मेकर उनको कहा जाता था, है ना? तो बेसिकली यही कहानी है, जो चाणक्य जो है, सॉरी, चाणक्य जो थे, कौटिल्य मैं कह रहा हूँ, चाणक्य जो थे, वो किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाते हैं और किस तरीके से धन्नद को हराते हैं ना, तो यही बेसिकली मुद्रक राक्षस में जिक्र है। ठीक है? एक तरीके का पॉलिटिकल ड्रामा है, जिसमें आपको चाणक्य की चालाकी से किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था और धन्नद को हराए थे, तो यही बेसिकली कहानी है। ठीक है? और देवी चंद्रगुप्तम जो है, ये चंद्रगुप्ता 2 जो थे सेकंड, उनके लाइफ के बारे में ये विशाख दत्ता के द्वारा लिखा गया था। फिर जैमिनी का मीमांसा सूत्रास, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली ये फिलॉसफी है, हिंदू फिलॉसफी, स्कूल ऑफ हिंदू फिलॉसफी इसको कहते हैं ना, वो है। ये आपको पता ही होना चाहिए। तो जो भी चीजों का वेदों में वर्णन होगा, उसको आपको साइंटिफिकली, फिलोसॉफिकली जो लिंक करने का जो काम है, वो यहाँ पे मीमांसा में देखने को मिला है, जो कि जैमिनी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है दोस्तों? चलिए, सवाल आते हैं इस पे, ये आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे जो आप जो भी चीजें देख रहे हो, सारी इंपॉर्टेंट है। जयदेव पे सवाल आते हैं, चंद्रवरदाई पे भी सवाल देखने को मिल ही जाते हैं। कालिदास के जो 5 इंपॉर्टेंट किताब, वो हमने बता दिया। विशाख दत्ता का मुद्रक राक्षस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आते हैं। जेमिनी तो फेमस है ही, जो बेसिकली हिंदू फिलॉसफी है ना? चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों अब हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री में घुसते हैं, यानी कि मध्यकालीन भारत के दौरान जो फेमस ऑथर्स ने जो किताब लिखी थी, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब थोड़ा सा आपको पर्शियन नेम, पोएटिक उर्दू नेम देखने को मिलेगा, जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा। बस आपको पेशेंस बना के रखना है, बस बात खत्म। क्योंकि मिडिवल इंडिया से उतने ज्यादा सवाल नहीं आते हैं, लेकिन आते तो जरूर हैं, और जब आते हैं तो थोड़ा सा दर्द दे के चले जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है। तो जो इंपॉर्टेंट वाले होंगे मैं आपको इसी में बताते हुए ही चलूंगा, और कॉन्टेक्स्ट इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आप इसको जब रिवाइज करोगे तो आपको चीजें रिकॉल होती चली जाएंगी, जहाँ ये बात तो हमने सुन रखी है या फिर जिक्र हो रखा है। और अगर आप चाहते हो जो कॉन्टेक्स्ट के साथ ही आपको पीडीएफ मिल जाए, तो वो भी मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बस मुझे ऐड करना पड़ेगा, या फिर जब मैं पीवाईक्यू लगाऊंगा ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उसमें इन सब चीजों को इंक्लूड कर दूंगा। शुरुआत करते हैं हसन निजामी से। तजुल मंसीर, ये बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक जो हुआ करते थे, उनके इस समय में किस तरीके से दिल्ली सल्तनत रन करता था, उसका उसका वर्णन है। इससे सवाल आने के चांसेस बहुत ही कम है। अभी जो मिनहाज उल सिराज देख रहे हो, इनका एक किताब लिखा हुआ है, जिसका नाम है तबाकत नसीरी, और इससे सवाल आने के चांसेस ज्यादा है। बेसिकली हमारे भारत पे जो मुस्लिम रूलर्स जो आए थे, उनका एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री इसमें वर्णन है, और यही कारण है ये किताब फेमस हो गई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से सवाल आने लगे। तो बेसिकली इसमें 13th सेंचुरी तक इसका कलेक्शन है, जिसमें आपको घुरीद डायनेस्टी जो आई थी वो, और स्लेव डायनेस्टी जो आई थी, उसका वर्णन है। आपको बस नाम याद रखना है, तबाकत नसीरी इज फ्रॉम द मिनहाज उल सिराज। ठीक है, यही काफी है। फिर जियाउद्दीन बर्नी, बर्नी के बारे में आप सब लोग जानते हैं, एक तरीके के हिस्टोरियन हुआ करते थे। इनके द्वारा लिखा गया था तारिख ई फिरोज शाही। ये बेसिकली बलबन की बलबन जो हुआ करते थे राजा, उनकी कहानी पे ये बेस्ड है। ये मतलब इनके कामों का संकलन है, इनके इनके लाइफ पे आधारित है ये किताब। और दूसरा है फतवाहे जहंदरी। ये बेसिकली आप समझो पॉलिटिकल थ्योरी पे बेस्ड है, किस तरीके से दिल्ली सल्तनत रन करता था। ठीक है? तो उसके बाद बाबर, बाबर ने भी किताबें लिखी थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला है तजूकी बाबरी, ये आपको पता होना चाहिए। ये ऑटोबायोग्राफी है, इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता ही होना चाहिए। फिर दीवान भी लिखा गया है, जो कि बेसिकली पोएम का कलेक्शन है। दोस्तों ये रिसल आई उसज, ये आपको पता होना चाहिए ये क्या है। ये बाबर के द्वारा ही लिखी गई थी ऑन चेस, जो चेस कैसे खेलते हैं ना। आइए बाबर जी सिखाएंगे आपको उस समय में कैसे खेलते थे। रिसल जो कीवर्ड है ना, इसी से आप रिलेट करके समझ सकते हो। ठीक है? गुलबदन बेगम, इन्होंने किताब लिखी थी हिमायूं नामा। और ये गुलबदन बेगम कौन हुआ करती थी? तो हुमायूं की हाफ सिस्टर थी। ठीक है?
दोस्तों हाफ सिस्टर का मतलब होता है सौतेली बहन। उन्होंने किताब लिखी थी हुमायूं पे। गुलबदन बेगम जो है वो उन्होंने लिखी थी हुमायूंनामा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत बार सवाल आ चुका है, ये आपको पता ही होना चाहिए, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा लिखी गई है। अभी जो किताब देखने जा रहे हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर लगभग हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इसका सवाल बन चुका है। वो है फजल की किताब आईने अकबरी और अकबर नामा। दो किताब लिखी गई है, दोनों अकबर पे ही बेस्ड है ना। आईने अकबरी जैसे मतलब अकबरी, कहने का मतलब अकबर जिस तरीके से शासन चलाते थे, ये किताब उसका आईना है, ठीक है, आईन है। कहने का मतलब ये एक तरीके का रिफ्लेक्शन है, जो आपको एक तरीके का रिकॉर्ड है, जिसमें मतलब अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर और सोसाइटी जो थी ना उसका इसमें जिक्र है। और अकबरनामा की बात करते हैं तो अकबर के का डिटेल्ड हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें और भी मुगल एम्पायर की भी चर्चा इस किताब में देखने को मिली है। सबसे इंपॉर्टेंट है आईने अकबरी, ये आपको पता ही होना चाहिए, लगभग हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ चुका है। फिर जहांगीर की किताब है तजूक आई जहांगीरी। ये जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है दोस्तों, ये आपको पता ही होना चाहिए। आमिर खुसरो, एके, एके किस समय में थे? सब एक सवाल आता है, जो आमिर खुसरो जो थे वो पोएट थे, वो किसके समय में थे? तो एके, एके के समय में थे, अलाउद्दीन खिलजी के समय में, ठीक है। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो, आमिर खुसरो एके, अलाउद्दीन खिसरे एके, अरविंद केजरीवाल मतलब समझ लेना। अब इनकी कुछ किताबें हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको एक एक करके पता तो होना ही चाहिए। सवाल आते तो हैं, लेकिन इनकी लाइफ पे भी ज्यादा आते हैं, मतलब तूतिए हिंद हो गए दोस्तों। तूतिए हिंद जो है, ये इनको आमिर खुसरो को कहा जाता था, यानी कि पैरट ऑफ इंडिया। तो इस पे भी सवाल आते हैं। एक तो इनके रीजन में कौन से किंग हुआ करते थे, इस पे सवाल आ जाएंगे, या फिर ये आ जाएंगे कि तूतिए हिंद का मतलब क्या होता है, पैरट ऑफ इंडिया होता है, इनको बुलाया जाता था, है ना। तो ये सब सवाल इनके ऊपर में ज्यादा आता है, ठीक है। फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर इनको कहा जाता था, आमिर खुसरो। इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी थी जिसका जिक्र हम लोग यहाँ पे एक एक करके करने वाले हैं। बेसिकली शुरुआत करते हैं तुगलकनामा से। बेसिकली घियासुद्दीन तुगलक के ऊपर में ये लिखा गया था। बेसिकली पोएट थे, तो पोएट के पोएटिक फॉर्म में ये लिखा गया था, ठीक है। फिर किरण हुसैन, देवल रानी और खिज्र खान, फिर मिफातुल्ला फतह। दोस्तों ये सब जो इतने नाम दिख रहे हैं, इस पे सवाल आने के चांसेस काफी कम है, क्योंकि थोड़े से टफ है। हाँ, फाइव दीवान्स पे सवाल आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये खुसरो की पोएट्री का एक तरीके कलेक्शन है, इसीलिए फाइव दीवान्स इसका नाम है, ठीक है। और बाकी ये तो नाम से ही लग जा रहा है। और बाकी यही है, आप एक बार पढ़ लेना। हाँ, नूहे सिपादार जो है इस पे आता है, ये अलाउद्दीन खिलजी का जो है ना, इसमें वर्णन है अच्छे से। बस यही है किताब जो फेमस है। बाकी जैसे कैसे अमीर खुसरो से सवाल आते हैं वो हमने आपको बता दिया। फिर अल बरूनी जो थे, ये भी हिस्टोरियन हुआ करते थे। इनकी किताब थी तहकीके हिंद, ठीक है दोस्तों। और ये बेसिकली पर्शियन स्कॉलर हुआ करते थे अल बरूनी। इन्होंने भारत आके भारत की तहकीकात की थी। बेसिकली ये पर्शिया से आए थे, और इस पे उन्होंने किताब लिख दी थी तहकीके हिंद, जिसमें डिटेल्ड स्टडी है इंडियन कल्चर के बारे में, रिलीजन के बारे में, और यहाँ तक कि साइंस भी यहाँ पे जो फॉलो होता है उन सब चीजों का भी वर्णन किया गया है। इब्न बतूता की बात कर लेते हैं दोस्तों। इब्ने बतूता ने किताब लिखी थी रहला। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, दोनों ये सारे हिस्टोरियंस हैं, बड़े फेमस हैं, ठीक है। इब्ने बतूता आते हैं मोरक्को से, अराउंड 13th सेंचुरी में, ठीक है, जितना कि मुझे याद आ रहा है। और इन्होंने जो किताब लिखी थी रहला, और इसमें उन्होंने वर्णन किया था जो अपने जर्नी के बारे में, जो किस तरीके से ये मोरक्को से आते हैं इंडिया और इस्लामिक कल्चर को बढ़ते हुए देखते हैं। दोस्तों ये जो रिहला होता है ना, इसका मतलब होता है इंग्लिश में वोयाज। ये आपको पता होना चाहिए, आप नहीं भूलोगे, मुझे पता है। इब्ने बतूता मोरक्कन ट्रैवलर हुआ करते थे। हमारे यहाँ बहुत सारे ट्रैवलर आए ना, हुएन सांग आए, चाइना से आइट सिंह आए, इब्ने बतूता आए, अलबरूनी आए, ऐसे बहुत सारे आए हैं। वो भी हम लोग जिक्र करेंगे जब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे तो, ठीक है। खैर हमारा लेक्चर ही कहीं और भाग जाएगा, इसीलिए चलिए इस पे फोकस करते हैं। फिर फिरोज शाह तुगलक जी की किताब है फुतूहत ए फिरोज शाही। बेसिकली ये आपको फिरोज शाह जो तुगलक हुआ करते थे ना, उन्होंने अपनी अचीवमेंट पे इसके ऊपर में लिखा है ये किताब। फुतूहत का मतलब होता है विनिंग, ठीक है, जब आप जीत हासिल करते हो उसको फुतूहत कहते हैं। फिर
फिर दोस्तों एक किताब है अल उतबाई, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या है बेसिकली, इनकी किताब का नाम है तारीख़ यमीनी, ठीक है? और ये बेसिकली गज़नविद एम्पायर जो हुआ करता था, महमूद ऑफ गज़नी आपने नाम सुना होगा। उसमें उसका एक तरीके का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो जो इम्पोर्टेंट है वो उसको हम लोग एक बार क्विकली देख लेते हैं। देखो मिन्हाज उल सिराज का ये किताब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बर्नी अपने आप में एक हिस्टोरियन था, फिरोज़ शाह तुगलक के समय में किताब लिखता था, ये पता होना चाहिए आपको। बाबर की जितने भी किताब हैं इम्पोर्टेंट हैं, तज़ुक बाबरी, ऑटोबायोग्राफी, दीवान और रिसल उल उसाज। जैसा कि हमने बताया रिसल जो होता है चेस, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। गुलबदन बेगम का हुमायूँनामा बड़ा फ़ेमस है। इसमें होता क्या है ना, जो कन्फ्यूज़न इस तरीके से क्रिएट किया जाता है, जो हुमायूँनामा आपको दे देगा और कहेगा क्या, जो ये मतलब किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन में होगा हुमायूँ, आप टिक लगा के आओगे, सोचोगे ऑटोबायोग्राफ़ी है, नहीं दोस्तों, इनकी जो सौतेली बहन थी गुलबदन बेगम, उनके द्वारा ये किताब लिखा गया था, ठीक है? उसके बाद अबुल फ़ज़ल की बात करें तो अकबरनामा इनकी किताब है। आईने अकबरी से सवाल तो आते ही आते हैं, आपको पता ही होगा। जहांगीर भी अपने ऊपर में ऑटोबायोग्राफ़ी लिख चुके हैं। ये तज़ुके जहांगीरी है। आमिर खुसरो को किसके समय में थे? तो एक ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में थे और इनको पैरोट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तूतिए हिंद कहा जाता है, ठीक है? बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। किताब की बात कर लें तो नन्हे सिपादार जो है, ये आपको अलाउद्दीन खिलजी के लाइफ में जो भी डिसीजंस वगैरह जो लिए उन्होंने, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस वगैरह, किस तरीके से सियासत को रन किया, उसका वर्णन है, ठीक है? और उसके बाद अल बरूनी की बात कर लेते हैं तो तहकीके हिंद, अल बरूनी जब भारत में आए थे तो इन्होंने भारत के ऊपर में किताब लिखी थी। तो वो तहकीके हिंद में इसका वर्णन है, जिसमें बेसिकली मतलब आर्ट कल्चर मॉडर्निटी सबका जिक्र है उसमें। इब्ने बतूता मोरक्कन ट्रेवलर 13th सेंचुरी में आए थे और उन्होंने किताब लिखी रहला। रहला का मतलब होता है वोयाज, ठीक है? फिरोज शाह तुगलक ने किताब लिखी थी फुतुहत फिरोज शाही। बेसिकली इन्होंने अपने काम में अपने जितने भी विनिंग्स हुए ना, जिन जिन राजाओं पे इन्होंने फतेह हासिल की है, उसका बेसिकली ये जिक्र है। और अल उतबाई जो है ये तारीख यमीनी, ठीक है? ये बेसिकली महमूद ऑफ गजनी जो थे गजनविद एम्पायर के, उनके रीजन का वर्णन इसमें है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब जो किताब देख रहे हो शाहनामा, जो कि फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से सवाल आते हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली पर्शियन एम्पायर जो हुआ करता था ना, जो इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट हुआ, ये मतलब इस इस्लामिक फतह जो हुआ करता था, उसका बेसिकली जिक्र जो है फिरदौसी के शाहनामा में। शाहनामा जो आप देख रहे हो ना, शाह पर्शियन, इसका लिंकेज है, आप इससे समझ लेना, ठीक है? फिर मीर हसन दहलावी जो है, उन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम था फवैद उल फवाद। आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कहीं कहीं देखने को मिलता है, तो इसको आपको पता ही होना चाहिए। ये है क्या, तो समझो एक सूफी सेंट हुआ करते थे, सूफी सेंट हुआ करते थे, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन भी है ना, कुंग फाया कुन, अगर आपने गाना सुना होगा तो, ठीक है? तो बेसिकली उनका ही बेसिकली ये कलेक्शन है, ठीक है? मतलब किस तरीके से उनकी टीचिंग्स क्या रखी रही हैं, उनके भाषण क्या रखे हैं, उनका संवाद क्या रखा है, वो फवैद उल फवाद, कुंग फाया कुंग से याद रख लेना आप, ठीक है? तो आपको याद हो जाएगा। फिर जैसा कि हमने बताया, जो बहुत सारे ट्रैवलर्स हमारे यहाँ आए और उन्होंने किताब लिखी। ह्वेनसांग जो थे, वो बेसिकली हर्षवर्धन के समय में आए थे उन्होंने, और इन्होंने किताब लिखी थी सी यू की। तो नाम से ही आपको चाइनीज लग रहा है ना? ये बेसिकली ये चाइनीज बुद्धिस्ट ही हुआ करते थे जो कि इंडिया आए थे, और उन्होंने अपना ट्रैवलॉग लिखा था, मतलब ट्रैवल किस तरीके से किया था उसका वर्णन उन्होंने किया है, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर फैजी के द्वारा नल और दमयंती लिखा गया है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल आते हैं, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं और गलत करके चले जाते हैं। तो नल और दमयंती दो कैरेक्टर हुआ करते थे, उनके लव स्टोरी को फैजी ने बड़े ही अच्छे से लिखा है, पोएटिक फॉर्म में लिखा है, ठीक है? फिर दारा शिकोह, कौन थे दारा शिकोह? तो दारा शिकोह आपको शाहजहां के भाई थे, है ना? बिल्कुल नहीं, शाहजहां के बड़े बेटे थे। यानी कि औरंगजेब और दारा 2 थे। औरंगजेब बदमाश था और दारा बड़ा अच्छा था, ठीक है? और दारा शिकोह किताबें लिखते थे। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, मजमाउल बहरैन, सरे अकबर, योग वशिष्ठ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग कंफ्यूज कर देता है, ठीक है? सफीनत औलिया और सकीनत अल औलिया, वो योग वशिष्ठ आप याद रख लेना, ठीक है? बेसिकली योग वशिष्ठ है क्या, तो योग वशिष्ठ एक तरीके का पर्शियन ट्रांसलेशन है, इन्होंने ट्रांसलेट किया था, ठीक है? और इंडिया का जो फिलोसॉफिकल टेस्ट है ना, योग से टेक्स्ट जो योग से रिलेटेड, उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया था। दैट्स व्हाई इनके कार्यों में ये गिना जाता है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है? फिर अल्लासनी पेडन्ना, जिन्होंने किताब लिखी थी मनु चरित्र, ठीक है?
सवाल आने के चांसेस बहुत ही कम है। बेसिकली मनु जो आपको पता होगा, जो पहले व्यक्ति जो थे, उनके ऊपर में ये किताब लिखी गई है। अबुल फजल के द्वारा जो किताब लिखी गई है, इसका यहाँ पे आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें रजमनामा रजमनामा बहारे दमनीश कलीला एंड दिमना नाम है। कृष्णदेव राय की बात कर लेते हैं। एक तमिल प्रिंसेस हुआ करती थी जिनका नाम था अंडल, और उनके ऊपर में एक ये लिखी गई है, अमुक्त मडल मल यद। ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक किताब है जाम्बती कल्याणम। बेसिक जाम्बती जो थी, उनकी जो शादी होती है ना, इसका वर्णन इसमें लिखा गया है। लॉर्ड कृष्ण और जाम्बती आपने नाम सुना होगा। तुलसीदास की जो जितने भी किताब है, यहाँ पे इनका वर्णन है। सबसे इंपॉर्टेंट है रामचरितमानस, तो ये इससे सवाल ज्यादा आते हैं। इसके अलावा विनय पत्रिका, बारवाई रामायण, पार्वती मंगल, रामलला, नच्छू। ठीक है। सूरदास ने भी किताब लिखी है, सूरसागर और नल और दमयंती। यहाँ पे नल और दमयंती फैजी के द्वारा भी लिखी गई है, और नल और दमयंती सूरदास के द्वारा भी लिखी गई। तो अब आपके अंदर ये सवाल उठेगा, जो फिर एग्जाम में क्या आएगा। तो देखो, एग्जाम में जो ऑप्शन आएगा उसके हिसाब से आपको काम करना है। देखो बेसिकली क्या है ना, जो नल एंड दमयंती जो है ना, वो एक तरीके से लोक कथा थी। लोक कथा क्या होता है? जो लोगों के द्वारा बोली जाने लगी, जिसका कोई रिटन फॉर्मेट नहीं होता है। फिर सूरदास ने भी इसको कंपाइल किया, और फैजी ने भी पर्शियन में इसको कंपाइल किया और अकबर को दिया। ठीक है दोस्तों। और अकबर को बड़ा पसंद आया था। चलिए आगे देख लेते हैं। कबीर के द्वारा लिखी गई कहानी है। कहानी क्या है, दोहे लिखते थे वो, सखी बिजख रेखता ज्ञान सागर, मलिक मोहम्मद जैसी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, आपको पता होना चाहिए। इन्होंने पद्मावत लिखी थी, जिसपे संजय लीला भंसाली ने मूवी भी बनाई थी और विवाद भी हो गया था। इसके अलावा अखरावत, आखिरी कलम और कहरनामा भी मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पद्मावत। सवालों में भी आपको पद्मावत ही देखने को मिलेगा। चलिए अब मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये इससे सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री वाले पे आपको फोकस करना ज्यादा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के जो फेमस बुक्स हैं और जो उनके ऑथर्स हैं, उनको एक एक करके देखेंगे। दोस्तों, जो फेमस ऑथर होंगे वो और भी चीजों के लिए फेमस होंगे, तो उनकी भी चर्चा हम लोग करते चलेंगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं राजा राम मोहन रॉय की। इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम था तुफत उल मुवाहिद्दीन, अ गिफ्ट टू द मोनोथेइज्म। अब पहले किताब के बारे में समझे या फिर राजा राम मोहन रॉय के बारे में समझे? सबसे पहले हम लोग राजा राम मोहन रॉय के बारे में समझते हैं। दोस्तों, इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी, और ये आइडल वर्शिप के सख्त खिलाफ थे। मतलब इसको डिस्करेज करते थे। आइडल वर्शिप क्या हुआ? जो मूर्ति पूजन होता था, और यही कारण है इन्होंने मोनोथेइज्म को बढ़ावा दिया। मोनोथेइज्म का मतलब क्या होता है ना? थीज्म का मतलब होता है बिलीफ, और मोनो का मतलब होता है सिंगल। यानी कि अगर आपको सिंगल गॉड में बिलीव है, ठीक है, सिंगल गॉड में बिलीफ है, तो फिर आप मोनोथेइज्म को फॉलो करते हैं। राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल टाइटल दिया था अकबर सेकंड ने। ठीक है। अब इनको और भी टाइटल मिला है। एक तो टाइटल टाइटल मिला है क्या, तो फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, नए भारत का निर्माण ये करने वाले में से इनको एक टाइटल है। दूसरा है फादर ऑफ बंगाल रेनेसॉन्स। रेनेसॉन्स का अगर स्पेलिंग गलत है तो माफी। दोस्तों, रेनेसॉन्स का मतलब क्या होता है? रेनेसॉन्स का मतलब होता है पुनर्जागरण। जब आप एक सोसाइटी को फिर से जगा रहे हो, ठीक है, उसमें बहुत सारे बदलाव लेके आ रहे हो, उसको रेनेसॉन्स कहते हैं। तो इन्होंने किताब लिखी थी तुअफत उल मुहावद्दीन, अ गिफ्ट टू द मोनोथेइस्ट। अब आप इसको रिलेट करके आसानी से समझ सकते हो, है ना? दोस्तों, इन्होंने और भी बहुत सारी किताब लिखी थी, ठीक है, लेकिन जो फेमस वाली है वो हमने बता दिया है आपको। ठीक है, जिससे सवाल ज्यादा बनते हैं उसी को हमने लिया है, क्योंकि बहुत सारी लिस्ट आपको वैसे भी देखनी है ना। दोस्तों, कुछ और चीजें आपको समझनी पड़ेगी राजा राम मोहन रॉय के बारे में। एक तो ये, जो आत्मीय सभा की भी इन्होंने स्थापना की थी। मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से, आप इसको शॉर्ट नोट्स बना लेना। कोशिश करूंगा मैं इस पे भी आपको एक पीडीएफ दे दूं, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल आते हैं वो आपको पता हो चल जाए। ठीक है। तो आत्मीय सभा जो है, वो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा स्थापना किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक और किताब है, वो बड़ा फेमस है, यहाँ पे छूट गया लिखना, जिसका नाम है परसेप्ट्स ऑफ जीसस।
जो नाम टेढ़ा-मेढ़ा है, जो पर्शियन नेम है राजा राम मोहन रॉय है, तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सवाल बन जाते हैं। और यहाँ पे भी जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो क्रिश्चियन नाम है और राजा राम मोहन रॉय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसमें उन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने जीसस का जो ये हुआ था ना, फिर से ये जो जन्मे थे, रीइन्कार्नेशन जो हुआ था, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था, ठीक है? तो बहुत बड़े क्रिटिक्स हुए थे इस चीज़ के, और इसी पे उन्होंने किताब लिखी है, परसेप्ट्स ऑफ जीसस। 18th सेंचुरी की ये बात है ये, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इन्होंने कुछ जर्नल्स भी प्रकाशित किए थे जब हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन हुआ करता था, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सवाल बनते हैं। एक है ब्राह्मणिकल मैगज़ीन, जिससे कम सवाल बनता है। एक है संवाद कौमुदी। दोस्तों ये सब मॉडर्न हिस्ट्री का है, तो आपको पीडीएफ में दे दूंगा। बेसिकली स्टैटिक जीके का कोर्स है, इसमें ये सारी चीजें कैसे इंक्लूड करें बात ही हो जाती है ना। बहुत ज्यादा हैवी लेक्चर हो जाएगा इसके लिए। तो संवाद कौमुदी से सवाल आते हैं, ये पूछे जाते हैं। और एक और था मिरात उल अकबर। इन सभी चीजों पे सवाल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर विडो रिमैरिज में राजा राम मोहन राय का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में उससे भी सवाल बनते हैं। तो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। राजा राम मोहन राय, राजा का टाइटल अकबर टू के द्वारा दिया गया था। उसका फादर ऑफ मॉडर्न इंडियाज रेनेसांस, ठीक है, पुनर्जागरण इंडिया के सोसाइटी का बेसिकली। विडो रिमैरिज में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। किताबों की बात करें तो हमने देख लिया, जो मोनोथेइज्म, गिफ्ट टू द मोनोथेइज्म, इनके द्वारा किताब लिखी गई है। परसेप्ट्स ऑफ जीसस, इनके द्वारा किताब लिखी गई है। बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, और क्या है बेसिकली वो भी बता दिया। आत्मीय सभा का इन्होंने ये किया था, स्थापना किया था, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लिए इम्पोर्टेंट है। और जो जर्नल्स प्रकाशित होते हैं उसमें से दो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, संवाद कौमुदी और मिरातुल अकबर। यही है कहानी राजा राम मोहन रॉय की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक की। नेशनलिस्टिक सोच रखने वाले ये व्यक्ति हैं थे, और इनकी किताब का नाम है गीता रहस्य। इसमें इन्होंने गीता पे कमेंट्री की है, भगवत गीता पे कमेंट्री की है, और कर्म योग को बढ़ावा देने के लिए इसमें उन्होंने कर्मयोग पे फोकस किया है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर में एक अच्छी कहानी है, द आर्कटिक द होम ऑफ द वेदास। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा है, जो ये फेमस इसलिए है क्योंकि समझो, जो हम कहाँ से आए, हम भारत में कहाँ से आए, ये सवाल उठता है ना। कहाँ हमारा मूल वंश कहाँ पे है? क्या हम लोग अफ्रीका से आए, कहाँ से आए, या फिर हम लोग भारत के ही निवासी थे, या फिर हम लोग आर्यन वंश रेस के हैं? ऐसा कहा जाता है, बहुत सारी थ्योरीज हैं, है ना। कहाँ से आए, तो फिर बाल गंगाधर तिलक ने कहा था जो हम लोग आर्कटिक से उठ के आए थे। कहाँ से आए थे? आर्कटिक से। और इस पे रोमिला थापर जी थी, एक हिस्टोरियन है, हिस्टोरियन लेखिका हैं। उन्होंने इनको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था, जो ये कह रहे थे, बाल गंगाधर तिलक तो कह रहे थे जो हम लोग आर्कटिक से उठ के आ गए, है ना? तो कभी-कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये भी सवाल आते हैं, और इसके पीछे में क्या कहानी वो हमने आपको बता दी। तो इनके हिसाब से, बाल गंगाधर तिलक के हिसाब से, आर्यंस का जो मूल घर है वो आर्कटिक है। ठीक है दोस्तों? तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, ये हो गया। उसका दीनबंधु मित्रा जी की बात कर लेते हैं। इन्होंने किताब लिखी थी नील दर्पण। दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री की जितनी किताबें हैं ना, वो सारी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो नील दर्पण क्या है? तो नील दर्पण एक तरीके का ड्रामा है, ठीक है। तो जो आपको पता होगा, जो पहले नील की खेती हुआ करती थी, खासकर बिहार और बंगाल में, और वहां से वहां पे ब्रिटिशर्स के द्वारा बहुत ही ज्यादा सप्रेस करके रखा जाता था। मतलब बहुत ही बुरा हाल था, बहुत ही बुरा कंडीशन था। तो इसके ऊपर में बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाई, बहुत सारी चीजें लिखी गई, और लिटरेचर इसका बहुत ही बड़ा साधन था। तो दीनबंधु मित्रा जो है वो नील दर्पण यही चीज दिखाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पता होगा तो इंडिगो रिवोल्ट के बारे में, तो बंगाल में ये हुआ था कब? 1859 में, अगर आपको याद हो तो। फिर रविंद्रनाथ टैगोर के रचनाओं की बात करते हैं दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर की सबसे फेमस गीतांजलि, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। आई थिंक ये 1913 में लिखा हुआ, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे याद आ रहा है। ये इसके द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ये लिखा गया था, और इसके लिए लिटरेचर में इनको
मिला हुआ था नोबेल प्राइज़ भी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। होम एंड द वर्ल्ड अंग्रेजी भाषा की अगर आप ग्रेजुएशन करते हो इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर में, तो फर्स्ट ईयर में होम एंड द वर्ल्ड पढ़ाई जाएगी। अच्छी किताब है ये आपको पढ़ना चाहिए। इसमें बेसिकली नेशनलिज़्म एंड पर्सनल वैल्यूज़ को कहानी के माध्यम से 2 नैरेटर्स हैं, दोनों के आइडियाज़, थॉट्स को एक तरीके का ये कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, जो होम एंड द वर्ल्ड में, जिसमें नेशनल ये जो होता है ना नेशनलिज़्म जो होता है, उस पे अच्छी खासी कमेंट्री देखने को मिलती है। फिर गोरा इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट किताब है। ये भी बेसिकली नेशनलिज़्म पे ही है, सोशल रिफॉर्म पे है और आइडेंटिटी जिसकी बात कर लेते हैं। द होम कमिंग ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये शॉर्ट स्टोरी है, एक बच्चे की कहानी है जो अपने घर लौटता है, होम कमिंग। फिर द क्रिसेंट मून इसमें जब टैगोर बच्चे हुआ करते थे ना, जब छोटे हुआ करते थे, आपको बता दें टैगोर स्कूल स्कूल नहीं गए थे। ये राजा जमींदार खानदान से हुआ करते थे, घर पे ही इनके टीचर आते थे, वही पढ़ाते थे। ठीक है, तो बेसिकली क्रिसेंट मून ना इनके बचपन की कहानियों का एक जिक्र है, पोएटिक फॉर्म में है ये। ठीक है, उसके बाद गल पगछुआ, ये बड़ा यूनिक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आ सकता है क्योंकि नाम थोड़ा-सा यूनिक है। ये बेसिकली शॉर्ट स्टोरीज़ का कंपाइलेशन है रवीन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। रवीन्द्रनाथ टैगोर का लिटरेचर में हमारे भारत में बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत शांति निकेतन की इन्होंने स्थापना की थी और वो समझो एक तरीके का मेल्टिंग पॉट है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी वहीं पे है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं रवीन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड। उसके बाद लाला लाजपत राय की बात कर लेते हैं। इन्होंने एक किताब लिखी थी अनहैप्पी इंडिया। ये बेसिकली कमेंट्री थी, क्रिटिक थी ब्रिटिश रूल जो हमारे यहाँ था ना, उसी पे, जो हमारे समाज पे जिसका असर जो पड़ रहा है, हमारा भारत किस तरीके से अनहैप्पी हो रखा है, ये लाला लाजपत राय ने इस चीज़ को अच्छे से उजागर किया था। उसके बाद द हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज, ये भी किताब लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई थी। ये बेसिकली आर्य समाज जो मूवमेंट है ना, उसके बारे में इन्होंने मेंशन किया था। यंग इंडिया दोस्तों यंग इंडिया से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ये आप समझ लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको समझना, समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सवाल आते हैं। अब लोगों को लगता है कि ये लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है या महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, तो ऐसा है जो 1916 की बात है, होम रूल मूवमेंट जो चल रही थी ना, उस समय में लाला लाजपत रॉय के द्वारा ये किताब लिखी गई थी, लेकिन जिसको बाद में महात्मा गांधी ने पब्लिश किया था, फिर से पब्लिश किया था और इंडियन जर्नल के फॉर्म में इसको पब्लिश किया था। ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बुक की बात करें, तो लाला लाजपत राय, जर्नल की बात करें तो महात्मा गांधी ने पब्लिश किया था, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अब दिमाग में आपको रखनी पड़ेंगी। फिर हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो गया, अब मैसेज टू द भगवत गीता, ये सारे लाला लाजपत राय के ही कलेक्शंस हैं, ठीक है? उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। महात्मा गांधी की बात कर लेते हैं, महात्मा गांधी ने लिखा था हिंद स्वराज, पीस, नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस, द वे टू गॉड, ऑल मेन आर ब्रदर्स, अ टेल ऑफ टू सिटीज एंड रिलेटेड, इंडिया ऑफ माई ड्रीम। अब एक-एक करके सभी के बारे में समझ लेते हैं। जैसा कि आपको नाम से लग गया होगा हिंद स्वराज, ये क्या है? तो सेल्फ रूल की बात हो रही है, नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस की बात हो रही है। पीस कलेक्शन गांधी जी का जो पीस एंड नॉन वायलेंस का एक तरीके का कलेक्शन है इसमें, नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस। ये एसेज हैं और फिलॉसफी है बेसिकली फॉर नॉन वायलेंस के लिए महात्मा गांधी जो आगे रहते हैं। अ वे टू गॉड ये स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल जो होता है ना भगवान के आपको पता है जो भगवान के बहुत ही बड़े पुजारी हुआ करते थे। यही कारण है जो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर में थॉट्स से रिलेटेड विरोधाभास देखने को मिलता था, है ना? वैसे पर्सनल कोई विरोधाभास नहीं था, थॉट्स से रिलेटेड इनकी थ्योरीज के ऊपर में, विचारधारा के ऊपर में विरोधाभास देखने को मिलता है। ऑल मेंस आर ब्रदर्स जैसा कि नाम से ही आपको लग गया होगा कि ये क्या होगी, अ टेल ऑफ टू सिटीज एंड रिलेटेड। अब ये क्या है ना, जो गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे और इंडिया आए थे, तो ये दोनों में उन्होंने प्रॉब्लम सिमिलर पाया था, जिसकी चर्चा इन्होंने अ टेल ऑफ टू सिटीज एंड रिलेटेड, रिलेटेड क्या थे? तो ब्रिटिशर्स दोनों जगह सप्रेस करके रखे हुए थे। टू सिटीज का मतलब ये हो गया साउथ अफ्रीका की सिटीज और इंडिया के। ठीक है, इंडिया ऑफ माय ड्रीम, ठीक है, जिसमें गांधी जी ने कैसा फ्यूचर होगा राम राज्य की उन्होंने इसमें बात की थी। किसकी बात की थी? राम राज्य की। और ये जो राम राज्य है, जो अभी वाला राम राज्य का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, वो दोनों अलग है। ठीक है, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे जो राम राज्य है ना, वो ये है जो सोसाइटी खुद ब खुद अपने हिसाब से चले, सस्टेन खुद ही करे। गांधीयन प्रिंसिपल्स को बढ़ावा दिया जाए, विलेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए, किस तरीके से हो, ठीक है? शराब की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में बहुत सारी चीजें इसी से रिलेटेड ली गई। जैसे आर्टिकल 40 की बात कर लेते हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था जो हमारे यहाँ आई है ना, वहीं से आप समझो एक तरीके से इंस्पायर्ड होके आई है।
जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन द स्टेट पॉलिसी इस चीज का जिक्र करती है, जो आपको विलेज पंचायत होने चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, है ना? तो ये सब इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स का भी पार्ट रहा है, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों, दयानंद सरस्वती जी की बातें कर लेते हैं। इन्होंने किताब लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश। उससे पहले आप ये समझ जाओ, जो दयानंद सरस्वती जी थे ना, ये एक तरीके के सोशल रिफॉर्मर थे, समाज में बदलाव के लिए काम करते थे। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे भी सवाल आते हैं। इन्होंने किताब लिखी थी, इसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्या है ये चीज, वो समझो। ये चाहते थे जो हिंदू सोसाइटी में बदलाव हो, एक तरीके से रिफॉर्म हो, बेस्ड ऑन द वैदिक प्रिंसिपल्स के आधार पर। यही कारण है, इन्होंने एक नारा दिया था जिसका नाम है वेदों की ओर चलो या फिर लौटो, है ना? ये दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ये कहा गया था, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल भी आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में समझ लो। ऐसा है, जो सुरेंद्रनाथ जो बैनर्जी जो थे ना, ये पहले आईसीएस, भारत के पहले आईसीएस ऑफिसर हुआ करते थे। आपको पता है ना, अभी जितने आईएएस वगैरह बनते, पहले वो आईसीएस ऑफिसर हुआ करते थे। ये एग्जाम पहले पहले तो यूरोपियन लोग ही इस एग्जाम को क्लियर करते थे, उसके बाद भारत के लोग भी एग्जाम क्लियर करते थे, लेकिन उनको वहां जाके एग्जाम देना होता था। पहले ये व्यक्ति थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, इन्होंने ये आईसीएस एग्जाम क्लियर किया था। और वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम उस समय में ये माना जाता था। ठीक है? तो एक तरीके से हिंदुस्तानियों के लिए बेड़ियां हुआ करती थी, मतलब वो चाहते थे कि हिंदुस्तानी लोग ये एग्जाम क्लियर ना कर सकें। ठीक है? तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जो है, इनकी किताब लिखी गई है अ नेशन इन मेकिंग। ये बेसिकली इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस चीज को समझो आप। ये बेसिकली ये था, जो ये इन्होंने मेंशन करा है, जो इंडिया में नेशनलिस्टिक मूवमेंट किस तरीके से होता है। और इन्होंने जब राजनीति छोड़ दी थी, तब जाके ये किताब इन्होंने लिखी थी। और जो कि इन्होंने बहुत बाद में इसको कंप्लीट किया था। मतलब कहने का मतलब, ऑटोबायोग्राफी थी, तो लाइफ जिस तरीके से चल रहा था, तो फिलोसफिकल नोट्स ऐड होते चले जा रहे थे, है ना? तो ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। दूसरा किताब है थॉट ऑफ इंडिया। ठीक है? जो कि एस एन बैनर्जी के द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को इंडियन बर्क भी कहा जाता था। एक व्यक्ति थे एडमंड बर्क, जो कि बाहर के फिलोसफर थे। और इंडियन बर्क किनको कहा जाता है? तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप समझ जाओ। दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई किताब में से सबसे फेमस है आनंद मठ। वंदे मातरम जो नेशनल सॉन्ग है हमारा, वो वहीं से लिया गया है। दोस्तों, दो चीजें हैं। एक है नेशनल एंथेम, जो कि जनगण मन है, और वंदे मातरम जो है वो नेशनल सॉन्ग है, और वो भी सेम स्टेटस होल्ड करता है जो कि जनगण मन करता है। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ जो किताब है बंकिम चंद्र चटर्जी की, उसमें से ये लिया गया है। इनकी दो और किताब है, धर्म तत्व और दुर्गेश नंदिनी। एनी बेसेंट जी की बात कर लेते हैं। होम रूल मूवमेंट में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। ठीक है? और इन्होंने किताब लिखी है हाउ इंडिया वॉट फॉर फ्रीडम। और भी इनकी हाउ इंडिया वॉट फॉर फ्रीडम क्या है? बेसिकली फ्रीडम स्ट्रगल पे किताब है। इंडिया नेशन होम रूल मूवमेंट की जो चर्चा की गई है, इसमें इंडिया सेल्फ रूल एंड इंडिपेंडेंस की बात की गई है। इंडिया बॉन्ड एंड फ्री। ठीक है? ये बेसिकली ये भी ब्रिटिश रूल पे है। ये सारी किताबें इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के दौरान लिखी गई थी। एंड द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है? ये आपको फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ इंडियन पॉलिटिक्स की आगे की दशा और दिशा कैसी हो, वो इसका वर्णन इस किताब में देखने को मिलता है। ठीक है? अब आते हैं सरोजिनी नायडू जी की किताब ब्रोकन विंग्स को समझते हैं। दोस्तों, सरोजिनी नायडू नायडू की बात करें तो इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की गवर्नर रह चुकी हैं। और इनके द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं, वो है ब्रोकन विंग्स, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, बर्ड ऑफ टाइम, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। और भी बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन बस आप चार जान लो, ये इंपॉर्टेंट है। विनायक दामोदर सावरकर, द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इनके द्वारा लिखी गई है। और हिंदुत्व, ये हिंदुत्व के बहुत ही बड़े फिलोसफर हुआ करते थे। तो उनके द्वारा ही लिखा गया था हिंदुत्व, विनायक दामोदर सावरकर। अब जवाहरलाल नेहरू जी की बात कर लेते हैं। दोस्तों, विनायक दामोदर सावरकर जी की जो किताब है द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये एक मायने में और भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सवाल ये बनाती है। जो आपको पता होगा, जो हमारे यहाँ जो क्रांति की शुरुआत हुई वो सन 1857 में हुई। हालांकि उससे पहले भी कुछ रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन मेन जो क्रांति हुई वो 1857 में हुई थी, है ना? तो ये जो बेसिकली इनका जो किताब लिखा है द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, उन्होंने ये बताया है जो 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस थी। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है? चलिए, अब जवाहरलाल नेहरू की बात कर लेते हैं।
अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये बेसिकली इनकी पर्सनल लेटर्स हैं जिसमें नेहरू के वेरियस थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस का वर्णन है इसमें। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करें तो इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, भारत एक खोज, इस पे एक सीरीज भी बनी हुई है, बहुत ही अच्छी सीरीज है, अगर समय मिले तो आप इसको जरूर देखना। ग्लिम्पस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये जो ग्लिम्प्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री है ना, ये आपको लेटर्स के माध्यम से लिखा गया था। ये जब जेल में थे तो अपनी बेटी इंदिरा गांधी को ये लेटर लिखा करते थे। ये बेसिकली उसी का कलेक्शन है जिसमें इन्होंने ग्लोबल हिस्टोरिकल नैरेटिव्स को बताया था। उन्होंने किस बताया था जो किस तरीके से वर्ल्ड वॉर के कारण पूरा वर्ल्ड जो है वो दो धुरियों के आसपास सिमटता हुआ नजर आ रहा है। एक एक मेजर सुपर पावर यूएस है और दूसरा सोवियत यूनियन है ना। और इन्होंने ये भी बताया जो किस तरीके से इन्होंने अ, धर्मनिरपेक्षता को अपने आप को एज़ अ समर्थन दिया था, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें उस किताब में मेंशन्ड है। लेटर के माध्यम से ये लिखी गई है। उसके बाद इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, मैं ऐसा मानता हूँ जो नेहरू इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में चैंपियन थे, ठीक है? और इन्होंने इसमें अपनी स्ट्रैटेजीज़ का वर्णन किया है। पंचशील क्या है? तो आपको पता होगा जो 1955 में इंडिया और चाइना का एक तरीके का पैक्ट हुआ था। जो कि बेसिकली पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए था। तो ये पंचशील उसी को की एक थ्योरी है, ठीक है? जो ये बताता है जो आपके 5 ऐसे प्रिंसिपल्स होने चाहिए जो कि पीसफुल एक कोएग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी हो, और ये बेसिकली जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फॉर्मुलेटेड था, ठीक है? चलिए अब बी आर अम्बेडकर जी की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, जैसा कि आपको नाम से ही लग गया होगा जो किस चीज की ये किताब होगी, ठीक है? और ये बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया जो बी आर अम्बेडकर जी गांधी जी की राजनीति की विचारधारा से खुश नहीं थे, और इन्होंने इस पे किताब लिखी थी व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। उनको ऐसा लगता था जो कांग्रेस और गांधी दोनों अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देते हैं, ठीक है? और ये जो किताब है ये बेसिकली एक तरीके का क्रिटिकल एग्जामिनेशन है, ठीक है? जो इन लोगों का अप्रोच क्या रहा है अनटचेबल्स के लिए, जिसके लिए बी आर अम्बेडकर हैप्पी नहीं थे, ठीक है? दोस्तों सोशल रिफॉर्म की बात करें तो एक और नाम आता है ज्योतिबा फुले जी का, जिनकी किताब है गुलामगिरी और एंड द बुद्धा एंड हिज धम्म। दोस्तों बहुत लोगों ने बुद्धिज्म को अपना लिया था क्योंकि अनटचेबिलिटी बहुत ही ज्यादा थी। तो इसमें बी आर अम्बेडकर जी भी थे। 1956 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और शायद 1956 में ही इन्होंने ही बुद्धा को बौद्ध धर्म को अपनाया था, बी आर अम्बेडकर जी ने। दोस्तों कास्ट सिस्टम के लिए ज्योतिबा फुले ने भी आवाज उठाई थी, और गुलामगिरी बेसिकली यही है। ये दिखाता है जो किस तरीके से कास्ट सिस्टम समाज पे हावी है, और लोअर कास्ट पीपल के जो राइट्स होते हैं उनको इन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से ये सामने में वर्णन किया है। द बुद्धा एंड इस धम्म की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो धीरे धीरे लोग सब बुद्धिज्म को मान रहे थे। उन हिंदुइज्म का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कास्ट सिस्टम दिखता था, तो लोग हिंदुइज्म को छोड़ के बुद्धिज्म की तरफ बढ़ रहे थे, है ना? एम एन रॉय की बात कर लेते हैं। एम एन रॉय ने किताब लिखी थी प्लानिंग इन इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे सवाल आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ये बेसिकली इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर में एक तरीके का अच्छा सा कमेंट्री है। ये आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो इस पे तो सवाल बहुत ही ज्यादा बनते हैं। द न्यू इंटरनेशनल की बात कर लेते हैं, तो ये इंटरनेशनल सोशलिज्म एंड पॉलिटिकल थ्योरी को बढ़ावा देती है। दोस्तों एम एन रॉय से एक और सवाल बहुत ही ज्यादा बनता है, जो हमारे यहाँ आप समझो आजादी मिली, तो आजादी मिली तो हमारे देश का स्वरूप क्या होगा वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड करेगी, यानी कि संविधान बनाया जाएगा, है ना? और जो पहली बार आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ना, वो किनके द्वारा दिया गया था? तो एम एन रॉय के द्वारा दिया गया था। तो ये कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल बन के आ सकते हैं, और ये तब की बात है जब आजादी दूर दूर तक हमारे पास थी भी नहीं, यानी कि 1934 की बात है, ठीक है? ये चाहते थे कि संविधान उसी समय बन जाए, ठीक है? और जो बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना वो कैबिनेट मिशन प्लान, जो 1946 की बात है, उसके बाद जाके हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना हुई, जहाँ पे लोग सामूहिक रूप से मिलके संविधान को उन्होंने स्वीकारा और लिखा, या फिर ड्राफ्ट किया। ड्राफ्ट तो इनके द्वारा किया गया था, बी आर अम्बेडकर के द्वारा। खैर, मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात कर लेते हैं, तो इनकी किताब है इंडिया विंस फ्रीडम और गुबर ए खातिर। दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम जो है ना, ये जो किताब है ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और गुबैर गुबैर खातिर जो है ना, जब ये जेल में थे, खातिरदारी जहाँ जहाँ पे इनकी हो रही थी, ऐसा नहीं कहना चाहिए लेकिन याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है?
वहाँ पे उन्होंने लेटर्स का कलेक्शन, जिस जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू का जो ग्लिम्प्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री लेटर का कलेक्शन है, इस तरीके से गुब्र ए खातिर जो है, घुबर ए खतिर, ये भी एक तरीके का लेटर का कलेक्शन ही है, ठीक है? जो बेसिकली इनके फिलॉसफिकल थॉट और सोशल इश्यूज को दिखाता है। सोशल इश्यूज को इन्होंने बेसिकली हाईलाइट किया था। विनायक दामोदर सावरकर हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लैपियर, फ्रीडम एट मिडनाइट, कोहिनूर, द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट फेमस इनफेमस डायमंड, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, इंदिरा नूई की बात करें तो पेप्सिको की सीईओ, माय लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर, ये सवालों में बनते हैं इसलिए हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, पूछा जाता है ये सवाल, तो उन्हीं का बेसिकली ये ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। विलियम डार्लिम्पल, ये बहुत ही बड़े ऑथर माने जाते हैं। अब इनकी जो किताब है वो है रिटर्न ऑफ द किंग, नाइन लाइव्स, व्हाइट मुगल्स, ये सारी उन्हीं की किताबें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट किताब है द लास्ट मुगल, बहादुर शाह जफर, द फॉल ऑफ द डायनेस्टी। ये बेसिकली बहादुर शाह जफर के लाइफ पे लिखा गया था, और ये मुगल्स पे बहुत ही अच्छी किताबें लिखते थे। इनका फोटे ये रहा है। और द लास्ट मुगल आपको जरूर पता होना चाहिए, जो कि विलियम डार्लिम्पल के द्वारा लिखा गया है। रामचंद्र गुहा, जो भी यूपीएससी के बच्चे होंगे ये किताब इनकी जरूर पढ़ते हैं। मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स, इंडिया आफ्टर गांधी। इसके अलावा रामचंद्र गुहा और भी बहुत सारी किताबें लिखते थे। क्रिकेट पे भी ये भी बहुत ही अच्छा लिखते हैं। अमर्त्य सेन की बात कर लेते हैं। इनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। इनकी किताब है द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। ये बेसिकली एसेज हैं, एसेज का कलेक्शन है, जिस इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आइडेंटिटी का। अगर आपके पास समय मिले तो जरूर पढ़ना। ठीक है। फिर डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम, ये भी उन इनके द्वारा लिखा गया है, जो ये बताता है जो फ्रीडम यूं ही नहीं होता है जो आप आज से देश आजाद है, इसके बहुत सारे मायने भी होते हैं, जिसमें इकोनॉमिक फ्रीडम की भी बात होती है, और जो कि ह्यूमन फ्रीडम को बढ़ावा देती है। ये बेसिकली डेवलपमेंट एज फ्रीडम में ये मेंशन्ड है। द आइडिया ऑफ जस्टिस बहुत ही फेमस किताब है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल बन के बहुत ही ज्यादा आता है। ये इसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस के बारे में चर्चा की है। उसके बाद है प्रिडिक्शंस, 30 ग्रेट माइंड्स ऑन द फ्यूचर। उसके बाद इनइक्वालिटी री एग्जामिन्ड। ठीक है, तो यही सारी जो किताब हैं ये अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई हैं। अब आते हैं ए एल बाशान की बात कर लेते हैं। द वंडर दैट वाज इंडिया, सवाल बन के आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली इंडियन सिविलाइजेशन जो है ना, उसके ऊपर में किताब इन्होंने लिखा है, जो किस तरीके से इंडियन सिविलाइजेशन आगे बढ़ता है और फिर मुस्लिम इन्वेजन होता है। ठीक है, फिर द ओरिजिन्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ द क्लासिकल हिंदुइज्म, इस ये भी इन्होंने ही लिखी है। ये बेसिकली हिंदुइज्म किस तरीके से डेवलपमेंट होता है इसकी बात की है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ये इनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये सारी किताबें इनके द्वारा ही लिखी गई हैं। और हिस्ट्री एंड द डॉक्ट्राइन्स ऑफ द बुद्धिस्ट, यहाँ पे छूट गया बुद्धिस्ट, मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये बेसिकली बुद्धिस्ट टीचिंग्स एंड हिस्ट्रीज को दर्शाने के लिए ए एल बशाम के द्वारा लिखी गई है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है द वंडर दैट वाज इंडिया, इससे सवाल आते हैं, ये आपको पता ही होना चाहिए। फिर किशोर देसाई के द्वारा जलियांवाला बाग 1919 द रियल स्टोरी, ये जो जलियांवाला नरसंहार हुआ था उसका जिक्र इन्होंने अच्छे से करा है। उसका सत्यजीत रे, जो फिल्म मेकर हुआ करते थे, इनकी किताब है जखन छोतो चिलम, जो बेसिकली बच्चों की अपने जो बचपन की जो मेमोरी है उसको इन्होंने इसमें कंपाइल किया है। फिर द एडवेंचर्स ऑफ फेलूदा, द ये क्या है ना, जो एक डिटेक्टिव स्टोरी है, जिसमें कैरेक्टर हुआ करता था स्ल्यूथ फलूदा। ठीक है, द एडवेंचर्स ऑफ फेलूदा, है ना। उसके बाद द चेस प्लेयर्स एंड द अदर स्टोरीज, 20 स्टोरीज, वन डजन स्टोरीज, छोटे छोटे स्टोरीज इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो यही है बेसिकली सत्यजीत रे जी के द्वारा लिखा गया। अब बेसिकली हम लोगों ने अभी जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स थे वो हमने देख लिए। इससे सवाल बहुत ही ज्यादा बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट वाले थे वो हमने आपको हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, ये इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप इसको समय समय पर रिवाइज करते रहना, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में से सवाल आएंगे। और एक बार हम लोग जब ये पूरा ये सीरीज ही फिनिश कर देंगे स्टैटिक जीके का, तो फिर हम लोग पीवाई क्यू जब लगाएंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा जो किस तरीके के सवाल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है।